हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रतिलोम फलन समझाया था, ठीक। अभी हम इस वीडियो में फलनों के संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप जिन्होंने अभी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, ठीक। तो अभी हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। मेरा टॉपिक, जिसका मैंने नाम बताया आपको, फलनों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो क्या डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन को समझते हैं, उसके माध्यम से हम फिर सवालों को करेंगे। माना फंक्शन ऑफ ए टू बी और जी ऑफ बी टू सी, यानी हमने दो फलन की बात करी। एक का नाम फंक्शन एफ ए से बी पर, और एक हमने लिया फंक्शन जी बी से सी पर। दो फलन हैं, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब बी में। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो ए है, ए का एफ प्रतिबिंब किसमें उपस्थित होगा? बी में उपस्थित होगा, तथा बी के प्रत्येक अवयव का जी प्रतिबिंब, देखिए बी के प्रत्येक अवयव का जी प्रतिबिंब किसमें उपस्थित होगा? सी में होगा, ठीक। अतः ए के प्रत्येक अवयव के संगत सी में एक अवयव होगा। यानी हमने बोला ए जो समुच्चय है उसके प्रत्येक अवयव का एफ प्रतिबिंब बी में होगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ ए टू बी है। इसी प्रकार समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का जी प्रतिबिंब समुच्चय सी में होगा, क्योंकि जी ऑफ बी टू सी है। तो ऐसी स्थिति में जब ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में है और बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सी में है, तो आप देखें, अगर बी को मैं बीच में से हटा दूं तो ए के अवयवों का प्रतिबिंब क्या सी में नहीं होगा? यही बात लिखी है। अतः ए के प्रत्येक अवयव के संगत सी में एक अवयव होगा। इस प्रकार जी तथा एफ के संयोजन से, यानी जी और एफ के संयोजन यानी कंपोजिशन से ए तथा सी के मध्य एक नया फलन प्राप्त होगा। जो ए और सी की बात करी हमने, ए के अवयव कनेक्ट हैं बी के साथ और बी के अवयव कनेक्ट हैं सी के साथ। हमने बीच में से अगर बी को हटा दें तो ए के बी और बी से सी था, तो बी हटेगा तो ए का संबंध किसके साथ हो जाएगा? सी के साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए और सी के बीच भी एक फलन काम करेगा। उसी फलन को हमने नाम दिया है फलनों का संयोजन। इस प्रकार जी और एफ के संयोजन से ए तथा सी के मध्य एक नया फलन प्राप्त होगा। इस फलन को फलनों का संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फलनों का संयोजन कहते हैं। इसे जी ऑफ एफ किससे लिखते हैं? जी ऑफ एफ से। जी और एफ के संयोजन से बना है, तो हमने नाम दे दिया जी ऑफ एफ। और किस समुच्चय से किस समुच्चय पर होगा? ए से सी पर होगा। तो हमारा क्या बना? जी ऑफ एफ किस प्रकार है कि ए से सी पर वर्क करता है, ए से सी पर कार्य करता है, यानी हमारा फलन क्या मिला? जी ऑफ एफ, ठीक है। से प्रकट करते हैं, जैसे देखिए चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ए कोई समुच्चय, बी कोई समुच्चय, ए का अवयव बी के अवयव के साथ कनेक्ट है किस फलन के माध्यम से? एफ फलन के माध्यम से ए का अवयव बी के अवयव से कनेक्ट है, और बी का अवयव फलन जी के माध्यम से समुच्चय सी के अवयव से कनेक्ट है। तो एक्स कनेक्ट है वाई के साथ और वाई कनेक्ट है जेड के साथ। फाइनली अगर हम बात करें तो एक्स किसके साथ कनेक्ट हो सकता है? सी में बात करें, एक्स वाई से था और वाई जेड से था, तो हम कह सकते हैं एक्स जेड से संबंधित होगा। तो ऐसी स्थिति में जो फंक्शन वहां वर्किंग करेगा उस फलन को फलनों का संयोजन और उसे जी ऑफ सी से प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये हमारा क्या था? फलनों का संयोजन। यानी हमने क्या बोला? एक फलन जो ए से बी पर था जिसका नाम था एफ, और एक फलन जो बी से सी पर था
जिसका नाम था जी। और हमने फलनों का संयोजन किया, और किस तरह से किया कि जो A से B और B से C पर था, B को हटाने पर A से C हो जाएगा, और क्या फंक्शन प्राप्त होगा, G ऑफ F। इसी को हम फलनों का संयोजन कहते हैं। ठीक। दूसरी बात, जैसे देखो मैथमेटिकली मैंने लिख के दिखाया है, f ऑफ a टू b यानी फंक्शन ऑफ x बराबर y है, आपको पता है फंक्शन ऑफ x रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, y प्राप्त होता है, यानी v का अवयव। इसी प्रकार g ऑफ v टू c है, इसका मतलब v का अवयव रखने पर c के अवयव प्राप्त होंगे, यानी g ऑफ y बराबर z। देखिए y किसका अवयव था, v का, और किसका अवयव प्राप्त हुआ, c का, यानी नाम क्या, z। यानी x रखा a का तो हमें b का अवयव y प्राप्त होता है, और जब v का अवयव रखते हैं g के अंदर तो हमें c का अवयव z प्राप्त होता है। और हमें नया जब इनका संयोजन करते हैं इन दोनों फलनों का तो क्या प्राप्त होता है, g ऑफ f। और किससे किस पर, a समुच्चय से c समुच्चय पर। यानी कहने के लिए g ऑफ f a से c पर है, तो यहाँ किसके अवयव आएंगे, a के अवयव आएंगे। a का अवयव कौन है, x, तो यहाँ x आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ f किसका, फंक्शन ऑफ, यानी g ऑफ f फंक्शन हो गया किसके लिए, x के लिए। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, कि g ऑफ f को g ब्रैकेट के अंदर फंक्शन ऑफ x करते हुए, इस g ऑफ f को हम इस तरह से लिख के दिखा सकते हैं। अगला काम, हमको पता है फंक्शन ऑफ x का मान कितना है, फंक्शन ऑफ x का मान है, ऊपर देखिए लिखा है y, तो हमने फंक्शन ऑफ x को हटाकर यहाँ क्या लिख दिया, y लिख दिया। तो इस तरह से g ऑफ y बराबर कितना है, z। तो g ऑफ y का मान हमारा कितना आ गया, z। तो हमने देखा g ऑफ f जो फंक्शन था, x लगाने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, z। ये हमारा मैथमेटिकली हो गया। अब देखिए हमने चित्र के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि x का मान क्या प्राप्त होता है, जब g ऑफ f लगाते हैं तो हमें z प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या था, फलनों का संयोजन, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अभी कुछ नोट पॉइंट और हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में, उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, f तथा g के संयोजन के लिए आवश्यक है, यानी f और g का संयोजन यानी कंपोजिशन कब संभव है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो f और g का संयोजन तब ही संभव है जब f का परिसर यानी रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f किसमें से होगी, f की रेंज क्या होगी, b के अवयव, f की रेंज क्या होगी, b के अवयवों में से चुनी जाती है। तो f का जो परिसर होगा वो उपसमुच्चय हो, क्या हो, उपसमुच्चय किसका, g का प्रांत। g का प्रांत क्या है, g ये रहा, इसका प्रांत क्या होगा, g का प्रांत b है। तो आप जानते हैं f का जो परिसर होगा, f का जो परिसर होगा वो भी b में से चुना जा रहा है, ठीक। और जो g का प्रांत होगा वो भी b है, वो तो 100% ही b है। तो कहने का मतलब है f और g के संयोजन के लिए क्या आवश्यक है, कि f और g के संयोजन के लिए आवश्यक है कि f का जो परिसर हो वो उपसमुच्चय हो, किसका उपसमुच्चय हो, g के प्रांत का। तो ये हमारा पहला नोट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट, फलनों का संयोजन क्रम सामान्य रूप से क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, यानी फलनों का जो संयोजन है वो सामान्य रूप से क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। क्रम विनिमय नियम से मतलब अगर हम फंक्शन को इंटरचेंज कर दें, कम्युटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करते, यानी हम कह सकते हैं g ऑफ f जो फंक्शन है वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता f ऑफ g के, यानी 100% श्योर नहीं है, मे बी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको जिसमें हो सकता है f ऑफ g का मान g ऑफ f के मान है। पर हमने बोला है सामान्य रूप से, यानी जनरल बात करें तो जनरली फलनों के संयोजन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तो ये हमारा नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 3 की बात करते हैं। फलनों का संयोजन साहचर्य नियम का पालन करते हैं। जो फलनों का जो संयोजन होता है यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है वो किसका पालन करते हैं, साहचर्य नियम का पालन करते हैं, यानी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, यानी फंक्शन ऑफ a टू b है,
एक फंक्शन g ऑफ b टू c है, एक फंक्शन h ऑफ c टू d है। यानी तीन फंक्शन, एक फंक्शन f a से b पर, एक फंक्शन g b से c पर, एक फंक्शन h c से d पर। तब h ऑफ और ब्रैकेट में g ऑफ f बराबर होगा h ऑफ g एक ब्रैकेट में और फिर ऑफ f। यानी कहने का मतलब इस x को हटा भी दें तो हम ओरली ऐसे लिख के दिखा सकते हैं कि h ऑफ ब्रैकेट यानी चेंज कर दिया हमने। देखिए यहाँ h ऑफ g निकाला, तब उसके बाद फंक्शन ऑफ f किया, और यहाँ g ऑफ f निकाला, उसके ऊपर फिर हमने h का प्रयोग किया। यानी यहाँ हमने क्या किया है, LHS को फिर से ध्यान से सुनिएगा, g ऑफ f निकाला और उस पर हमने फंक्शन लगाया h। यहाँ h ऑफ g निकालकर उसको फंक्शन ऑफ f पर लगाया है। तो इस तरह से हमने बात करी कि फलनों का संयोजन क्या होता है और साथ ही उनके नोट पॉइंट क्या हो सकते हैं, फलनों के संयोजन में क्या क्या नियम बन सकते हैं। जैसे पहला कि f का जो परसर हो वो क्या हो, उपसमुच्चय हो g के प्रांत का। दूसरा नियम क्या बताया, फलनों का जो संयोजन है वो क्रम विनिमय यानी कम्युटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है जनरली, कभी कभी कर सकता है, 100% हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो नियम का पालन करेगा। और तीसरा मैंने बताया फलनों का संयोजन एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम का पालन करता है। अभी हम उदाहरणों के माध्यम से फलनों के संयोजन को समझने का प्रयास करते हैं। फलनों के संयोजन पर अपने उदाहरण में पहला उदाहरण है g ऑफ f तथा f ऑफ g ज्ञात करो। कब? दो सवाल लिखे हैं, फंक्शन ऑफ x बराबर है मॉड x तथा g ऑफ x बराबर है मॉड के अंदर 5x माइनस 2। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल फंक्शन ऑफ x बराबर दिया है 8 इंटू x की पावर 3 तथा g ऑफ x बराबर दिया है x की पावर 1/3। यानी इन दो सवालों के हमें g ऑफ f तथा f ऑफ g ज्ञात करने हैं। तो कैसे इनके मानों को ज्ञात करेंगे, ध्यानपूर्वक देखकर देखिएगा। दिया है फंक्शन ऑफ x बराबर मॉड x और g ऑफ f x बराबर मॉड के अंदर 5x माइनस 2। यानी हमने अपने पहले पार्ट को लिखा। अभी हमें ज्ञात करना है g ऑफ f। क्या ज्ञात करना है, g ऑफ f। तो कैसे हम g ऑफ f ज्ञात करने वाले हैं, यहां लिखते हैं g ऑफ f। g ऑफ f को हम क्या लिख सकते हैं, g ब्रैकेट के अंदर फंक्शन ऑफ x। क्या लिख सकते हैं, g और ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ x। g ऑफ f का मतलब है g ऑफ ब्रैकेट के अंदर फंक्शन ऑफ x। अब यहां से पहले अंदर वाले ब्रैकेटों को खत्म करेंगे। यानी फंक्शन ऑफ x का मान कितना है, फंक्शन ऑफ x का मान हमें क्लियरली पता है, फंक्शन ऑफ x का मान है मॉड x। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटाकर, फंक्शन ऑफ x को हटाकर हमने लिखा मॉड x। क्या लिख दिया, मॉड x। यानी ये जो फंक्शन ऑफ x है इसका मान हमें पता है मॉड x है। तो हमने क्या किया, फंक्शन ऑफ x को रिप्लेस कर दिया और क्या लिया, मॉड x लिया। अब आप यहां g ऑफ x देख रहे हैं और यहां g ऑफ मॉड x। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहां x है और यहां मॉड x है। तो हम क्या करें, g ऑफ x का जो मान है उसमें x के स्थान पर हम क्या रखते हैं, मॉड x। तो हमने क्या किया, ये जो g ऑफ x में वैल्यू है उसमें हमने क्या रख दिया, x के स्थान पर मॉड x। तो कितना आ जाएगा, 5 मॉड x माइनस 2। और ये पूरी वैल्यू भी किसके अंदर है, मॉड के अंदर। यानी हमको किसका मान प्राप्त हो गया, g ऑफ f का मान प्राप्त हो जाता है। इस तरह से समझ के हो गया। अभी हम बात करते हैं किसकी, f ऑफ g की। f ऑफ g, f ऑफ g को क्या लिख सकते हैं हम, फंक्शन ऑफ ब्रैकेट के अंदर g ऑफ x। अभी हम मैंने ऊपर बताया था, हमने पहले किसको समाप्त किया था, यहां ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए फंक्शन को। यहां ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, g ऑफ x। तो पहले हम किसको हटाएंगे, g ऑफ x को हटाएंगे। तो g ऑफ x कितना है, g
के अंदर 5x माइनस 2, तो हमने यहां क्या किया, g ऑफ x को हटाकर उसके स्थान पर लिख दिया मॉड के अंदर 5x माइनस 2। ठीक, अभी बात करते हैं हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन ऑफ मॉड के अंदर 5x माइनस 2, जबकि है कितना फंक्शन ऑफ x, तो x के स्थान पर क्या आया है, मॉड के अंदर 5x माइनस 2, तो यहाँ x के स्थान पर आया मॉड के अंदर 5x माइनस 2, तो जो RHS है उसमें x के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, मॉड के अंदर 5x माइनस 2, तो हम लिखते हैं यहां x के प्लेस पर कितना, मॉड के अंदर 5x माइनस 2 x के स्थान पर, और साथ में ये मॉड चल ही रहा है तो ये मॉड हमने अलग लगा दिया। तो इस तरह से हमें किसका मान प्राप्त हो गया, f ऑफ g का। तो जैसा फंक्शन दिया है उस फंक्शन का प्रयोग करते हुए आप फंक्शन ऑफ g या g ऑफ f ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम एक उदाहरण और लेते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में बोला है फंक्शन ऑफ x बराबर है 8 इंटू एक्स की पावर 3 तथा g ऑफ x बराबर है x की पावर 1/3। हमसे बोला है कोई f ऑफ g तथा g ऑफ f ज्ञात करो, तो पहले g ऑफ f ज्ञात करते हैं। g ऑफ f अभी बताया, g ऑफ f को क्या लिख सकते हैं, g और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन ऑफ x लिख के दिखा सकते हैं। अभी हम पहले किसको हटाएंगे, यहां से फंक्शन ऑफ x को हटाएंगे। फंक्शन ऑफ x का मान कितना है, फंक्शन ऑफ x का मान है 8 इंटू एक्स की पावर 3, तो हमने यहां क्या किया, फंक्शन ऑफ x को हटाया और इसके स्थान पर लिख दिया 8 इंटू एक्स की पावर q। ठीक, अभी यहां और यहां डिफरेंस देखिए, यहां लिखा हुआ है g ऑफ x और यहां लिखा है g ऑफ 8x3, यानी यहां x के स्थान पर कितना लिख दिया हमने, 8x3, तो जो LHS में x था उसके स्थान पर 8x3 आ गया। क्या RHS में जहां x है उसके स्थान पर नहीं आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, RHS में x के स्थान पर 8x3, तो हम यहां पर 8x3 लिख देते हैं, यानी g ऑफ f बराबर कितना, g ऑफ f बराबर कितना, g ऑफ x के स्थान पर x की पावर 3 था, तो यहां x के स्थान पर कितना लिख देते हैं, 8x3, और होल पावर कितना चल रहा है, 1/3। अभी आप जानते हैं 1/3 पावर का मतलब होता है घनमूल, यानी क्यूब रूट। अब आपको 8 का क्यूब रूट आप जानते हैं, 8 का अगर हम घनमूल करेंगे तो 8 का घनमूल 2 और x की घात 3 और पावर में 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाता है 2x। तो इस तरह से हमने किसका मान ज्ञात कर लिया, g ऑफ f का। अब हम मान ज्ञात करते हैं f ऑफ g का। f ऑफ g को हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ ब्रैकेट के अंदर g ऑफ x। पहले हम किसको हटाएंगे, यहां से g ऑफ x को हटाएंगे। g ऑफ x का मान कितना है, आप ध्यानपूर्वक देखिए, g ऑफ x का मान है x की पावर 1/3, तो हमने यहां क्या लिख दिया, फंक्शन जो चल रहा है ब्रैकेट में आ जाएगा x की पावर 1/3। आप देखिए फिर से, यहां हमारा g ऑफ x था, g ऑफ x का मान है x की पावर 1/3, तो हमने यहां g ऑफ x के स्थान पर x की पावर 1/3 लगा दिया। अभी फंक्शन ऑफ x की पावर 1/3, फंक्शन ऑफ x के स्थान पर कितना लिखा है, x की पावर 1/3, तो LHS में अगर हम x की पावर 1/3 लिखेंगे तो RHS में भी जहां भी x है उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1/3, तो कितना आ जाएगा आपका मान, 8 इंटू 8 तो था ही, x के स्थान पर कितना लिखा, x की पावर 1/3 और उसकी होल पावर कितनी है, 3। आप देखिए होल पावर 3, यहां 3 से 3 कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा x और इनटू में कितना चल रहा है, x। तो इस तरह से आपने मान प्राप्त कर लिया किसका, f ऑफ g का। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कैसे हम g ऑफ f और f और g का मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी एक और उदाहरण के माध्यम से हम मान ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे आपको एक फलन दिया है, फंक्शन ऑफ 1 3 4 सेट से किस सेट पर लगा हुआ है, 1 2 5 सेट पर, जिसके अंदर एलिमेंट यहां भी 3 एलिमेंट, वहां भी 3 एलिमेंट,
और एक और फंक्शन दिया है जी, उसके जो पहला सेट है 1 2 5 से किस सेट पर लगा है 1, 3 सेट पर। साथ ही आपको दिया है जो फलन है उसके जो अवयव है वो कौन है, कौन कौन किससे कनेक्ट है, 1 कनेक्ट है 2 से, 3 कनेक्ट है 5 से, 4 कनेक्ट है 1 से, और साथ ही जो जी के अवयव है उनके बारे में लिखा हुआ है, 1 कनेक्ट है 3 से, 2 कनेक्ट है 3 से और 5 कनेक्ट है 1 से। आपसे कह रहा है g ऑफ f ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमने f क्या है वो लिखा, g क्या है वो लिखा। अब हमको जो मान ज्ञात करना है उस पर चलते हैं। हमको मान ज्ञात करना है g ऑफ f। तो g ऑफ f को क्या लिखें हम, g ऑफ f को लिखने से पहले एक काम और कर लेते हैं। पहले हम फंक्शनों के बारे में ही बात करते हैं। फंक्शन f बराबर ये दिया है, ठीक। इनका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ 1 रखने पर f में कितना आता है 2। भाई 1 रखने पर 2, क्योंकि 1 किसके साथ कनेक्ट है 2 के साथ, तो इसका मतलब 1 रखने पर हमको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसी तरह से 3 रखने पर कितना प्राप्त होगा 5, और 4 रखने पर कितना प्राप्त होता है 1। आप देखो 1 रखने पर 2, 3 रखने पर 5 और 4 रखने पर 1, यानी यहां 1 3 4 था प्रांत के अंदर। देखिए प्रांत में 1 3 4 आया होगा, और सह प्रांत में 1 2 5 का तो वो यही होंगे 1 2 5, ठीक। इसी तरह से हम फंक्शन ऑफ g के लिए लिखते हैं। g में क्या सिचुएशन है, 1 रखने पर कितना आता है 3, तो 1 रखने पर कितना 3, यानी 1 कनेक्ट है, यानी 1 का g प्रतिबिंब कितना है 3। इसी तरह से 2 का g प्रतिबिंब कितना है 3, फिर 5 का g प्रतिबिंब कितना है 1। तो ये हमने जो फंक्शन दिए थे उनको हमने लिख के दिखा दिया। अभी हमको ज्ञात करना है क्या, g ऑफ f, g ऑफ f, ठीक। g ऑफ f बराबर है g ऑफ फंक्शन ऑफ कितना x। इसको इसी तरह से लिखते थे, g ऑफ f को हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ f(x) ऑफ फंक्शन ऑफ x। अभी आप देखिए ये जो फंक्शन ऑफ x है, यहां फंक्शन में कितना है, फंक्शन ऑफ x जो होता था वो किसका होता था, f का जो प्रांत होता था। यहां जो फंक्शन x लिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो x आएगा वो किसका अवयव होगा, f के प्रांत का, f के प्रांत का। f का प्रांत कितना है, प्रांत के अवयव जो है वो है 1 3 4। तो इसका मतलब जो x का मान होगा वो 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा। फिर से ध्यानपूर्वक मेरी इस बात को सुनिएगा, यहां हमें g ऑफ f निकालना है। g ऑफ f का मतलब है g ऑफ ब्रैकेट के अंदर फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x, अब g को भूल जाइए, पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ x की। तो फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हुआ, कि फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि जो x है, जो x है वो क्या है, f के प्रांत का अवयव है। तो f का प्रांत कितना है, f का प्रांत है 1 3 4। तो इसका मतलब ये होगा जो x का मान होगा वो 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। x का जो मान लिया जाएगा वो 1 3 4 में से चुना जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक एक कर x बराबर पहले 1 पर बात करते हैं। किस पर याद करते हैं, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर क्या होगा, g ऑफ f बराबर हो जाएगा g ब्रैकेट के अंदर फंक्शन में कितना 1। हमने x के स्थान पर कितना ले लिया 1। अभी आपको पता है f ऑफ 1 का मान कितना है, इसीलिए मैंने पहले लिखा था f ऑफ 1 का मान है 2। तो हम f ऑफ 1 के स्थान पर कितना लिखते हैं 2। तो हमारा आ जाएगा g ऑफ 2। और हमको g ऑफ 2 का मान भी पता होगा। g ऑफ 2 देखिए जरूर दिया होगा, g ऑफ 2 का मान कितना है 3। तो यहां हम कितना लिख सकते हैं 3। तो इस तरह से हमें किसका मान प्राप्त हो गया, g ऑफ f का। g ऑफ f का कब, जब x बराबर 1 है। इसी तरह से अब f का प्रांत में 1 था, 3 था, 4 था। अभी मैंने बात करी 1 पर। अब बात करते हैं x बराबर 3 पर। तो 3 पर कितना होगा, g ऑफ f। g अभी यहां x के स्थान पर कितना लूंगा 3। देखिए अब g ऑफ फंक्शन ऑफ 3। तो f3 का मान आपको गारंटी से दिया होगा। f3 का मान है आपका 5। देख सकते हैं फंक्शन ऑफ 3 का मान है 5। तो फंक्शन ऑफ 3 की जगह कितना लिख देते हैं हम, 5 लिख देते हैं। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गया, g ऑफ
5 यानी g ऑफ 5, तो g ऑफ 5 भी दिया हुआ। देखिए g ऑफ 5 का मान कहां दिया है, g ऑफ 5 का मान है 1, तो इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं 1। तो इस तरह से हमें किसका मान प्राप्त हो गया, g ऑफ f का। कब, जब x बराबर 3 है तब g ऑफ f का मान 1 प्राप्त होता है। ठीक, अभी हमारा f का जो प्रांत था वो क्या था, f का प्रांत के अवयव थे 1 3 4, हमने 1 पर बात करी, 3 पर बात करी, अब बात करते हैं x बराबर 4 पर। तो x बराबर 4 पर कितना, g ऑफ f को क्या लिख सकते हैं, g ऑफ ब्रैकेट के अंदर फंक्शन ऑफ 4, क्योंकि अब हमने बात करी है x बराबर 4 पर, तो हमको फंक्शन ऑफ 4 का मान पता होगा। फंक्शन ऑफ 4 का मान कितना है, देखिए फंक्शन ऑफ 4 का मान है f ऑफ 4 की वैल्यू है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 1। ठीक, और बाहर कितना चल रहा है g, तो g ऑफ 1 आ गया। अब g ऑफ 1 की वैल्यू भी आपको पता होगी। देखिए g ऑफ 1 कितना है, g ऑफ 1 का मान है 3, तो हम g ऑफ 1 को हटाकर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो g ऑफ 1 का मान कितना है 3, तो इस तरह से हमें किसका मान प्राप्त हो गया, g ऑफ f का। कब, जब x बराबर 4 है, जब x बराबर 4 है तो g ऑफ f का मान उस समय 3 होगा। तो फाइनली हम बात करें कि g ऑफ f का मान कितना प्राप्त हुआ, तो g ऑफ f का मान हमको जो प्राप्त हुआ वो हुआ 1 रखने पर आता है 3, तो 1,3 इस तरह से हम लिख के दिखा सकते हैं। फिर 3 रखने पर कितना आया 1, तो 3,1 आया। साथ ही 4 रखने पर भी कितना आया 3, तो 4,3 आया। ये आपका क्या हो गया, g ऑफ f का मान प्राप्त हो जाता है। अगर इसी बात को हम चित्र के माध्यम से दिखाते तो कैसे, देखिए हम चित्र के माध्यम से और अपने उत्तर की जांच करते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो देखिए यहां हमने बनाया फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ f, f में कितने अवयव हैं, प्रांत में 1 3 4, 1 3 4, ठीक, कनेक्ट है f द्वारा किससे, दूसरा समुच्चय जिसका नाम है आपका 1 2 5, इसके अंदर जो अवयव है वो कौन कौन है, 1 है 2 है और 5 है, और 1 2 5 के जो अवयव है वो कनेक्ट हैं किसके साथ, g के द्वारा, किससे 1 और 3 से। फिर से सुन लीजिए, आपको 3 समुच्चय दिए हैं, स्पष्ट है, f जो कनेक्टेड करता है 1 3 4 को 1 2 5 के साथ, तो देखिए 1 3 4 कनेक्टेड है f द्वारा 1 2 5 से, और 1 2 5 कनेक्टेड होता है g के माध्यम से 1,3 से, तो 1 2 5 कनेक्टेड होता है g के माध्यम से 1,3 से। अब कौन सा एलिमेंट किससे कनेक्टेड है उसको रिटर्न करते हैं। तो आपने देखा 1 कनेक्टेड है f का 2 से, तो 1 कनेक्टेड है 2 से, फिर 3 कनेक्टेड है 5 से, 3 कनेक्टेड है आपका 5 से, और 4 कनेक्टेड है 1 से। तो यहां हमने लगाया 4 कनेक्टेड है किससे, 1 से। 1 कनेक्टेड 2 से, देखिए यहां पे लिखा है 1 कनेक्टेड है 2 से, 3 कनेक्टेड है 5 से, और 4 कनेक्टेड है 1 से। तो हमने 1 कनेक्टेड दिखाया 2 से, 3 कनेक्टेड दिखाया 5 से, और 4 कनेक्टेड दिखाया 1 से। साथ ही अब g के द्वारा जो जुड़े हैं वो किस तरह से जुड़े हैं, 1 2 5 1 3 से, तो 1 कनेक्टेड है 3 से, तो 1 यहां दिखा देते हैं, 1 कनेक्टेड है किससे, 3 से, फिर 2 कनेक्टेड है किससे, 3 से, 2 भी कनेक्टेड है 3 से, और फिर 5 कनेक्टेड है किससे, 1 से। तो फाइनली हमें जो प्राप्त होता है, आप देखिए कौन सा एलिमेंट किससे कनेक्टेड है। आप देखिए 1 कनेक्टेड है 2 से यहां, और 2 कनेक्टेड है 3 से, तो फाइनली 1 किससे कनेक्टेड होगा, 3 से कनेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिए 1 कनेक्टेड है 2 के साथ, देखिए 1 कनेक्टेड है 2 के साथ, और 2 कनेक्टेड है 3 के साथ, तो इसका मतलब ये 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 3 से। तो देखिए 1,3 आया अपना उत्तर। फिर 3 कनेक्टेड है 5 के साथ, 3 कनेक्टेड 5 के साथ, और 5 कनेक्टेड 1 के साथ, तो इसका मतलब 3 कनेक्टेड 5 के साथ और 5 कनेक्टेड 1 के साथ, तो 3 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 1 से। तो देखिए 3,1 आया। फिर 4 कनेक्टेड 1 के साथ, देखिए 4 कनेक्टेड है 1 से, और 1 कनेक्टेड है 3 से, तो 4 कनेक्टेड 1 से और 1 कनेक्टेड 3 से, इस 1 को हटा दें तो 4 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 3 से। तो यहाँ क्या लिखा है, 4 कनेक्टेड है 3 से। तो इस तरह से हम चित्र के माध्यम से भी देखते हैं कि अपना जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट अपना ठीक है। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में आपको क्या समझाया, फलनों का संयोजन
क्या होता है, उसके कुछ नियम समझाए और साथ ही उदाहरणों के माध्यम से हमने G of F और FOG को ज्ञात करना सीखा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, साथ ही मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक, आने वाले समय में कुछ नए टॉपिक, कुछ नई वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।